क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जो काफ़ी दिनों से इंतज़ार किया जा रहा था, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले विद्यालय शिक्षक भर्ती परीक्षा के विज्ञापन को लेकर के आज बिहार लोक सेवा आयोग ने बिहार अध्यापक के कुल 1,70,461 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे विज्ञापन संख्या 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 1,70,461 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के अस्थायी निवासी के उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में पूरे विज्ञापन को समझने का प्रयास करेंगे, विज्ञापित पदों की संख्या को देखने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ इन विज्ञापित पदों के हेतु किन किन लोगों से आवेदन लिया जा सकता है, कौन कौन लोग पात्र हैं, क्या 2021-23 बैच वाले जो विद्यार्थी हैं हमारे बीएड और डीएलएड के ये पात्र हैं या नहीं, पुराने शिक्षकों को किस प्रकार का छूट दिया गया है, या पूर्व से टेट या सी टेट बी टेट पास अभ्यर्थियों को किस प्रकार की छूटें दी गई हैं। इसके अलावा साथ साथ किन किन कागजातों की ज़रूरत पड़ेगी, किस दिनांक से परीक्षाएँ इसकी फॉर्म भरने की डेट प्रारंभ होगी और कब इसकी अंतिम तिथि हो, इन सब सारी चीज़ों पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं इसके बारे में। आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि हेतु कुल 1 से 5 के वर्ग के विद्यालय का अध्यापक के लिए सामान्य सीटें अनारक्षित कैटेगरी में 13,397, अनारक्षित कैटेगरी महिला के लिए 13,435 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3,353, ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 3,345, ईवीसी के लिए 6,024, ईवीसी महिला के लिए 6,045, पिछड़ा वर्ग के लिए 4,013, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 4,027। इसी तरीके से एससी कैटेगरी के लिए 5352, एससी महिला के लिए 5374, एसटी के लिए 335 और एसटी महिला के लिए 349। इसी के साथ साथ पिछड़े वर्ग की जो महिला है उनके लिए 2013 सीट सात। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से टोटल सीटों की संख्या आपकी पहुंच रही है 67,066 सीट। इसी में फिर जो दिव्यांगों के लिए आरक्षित सीटें हैं, यह वर्टिकल नहीं होकर के हॉरिजॉन्टल होता है, अर्थात इन जिस कैटेगरी के दिव्यांग हैं उस कैटेगरी में चले जाते हैं। तो दृष्टिबाधित के लिए, मूक बधिर के लिए, अस्थि विकलांग, बहुविकलांगता या मनोविकार और स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के लिए भी सीटें आरक्षित की गई। इसी तरीके से उर्दू और बांग्ला में भी सीटें निर्धारित की गई है। इनकी जो पद होंगे वह अराजपत्रित पद होंगे। वेतनमान मूल वेतन 25,000, जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं। बेसिक 25,000 रुपये पे प्रति माह पे इनका और साथ में अन्य भत्तों को जोड़ते हुए इनकी वेतन निर्धारित किया जाएगा। परिक्षमान अवधि यानी कि प्रोबेशन पीरियड क्या होगी, 2 सालों की प्रोबेशन पीरियड होगी। यदि सेवा इनकी 2 सालों में संतोषजनक नहीं मानी जाती है तो 1 वर्ष के लिए प्रोबेशन पीरियड बढ़ाई जा सकती है। इसी तरीके से अब हम आते हैं आगे, चर्चा करते हैं हम लोग माध्यमिक विद्यालयों के बारे में कि माध्यमिक विद्यालयों के लिए फिर इन सब चीज़ों की किन किन चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो माध्यमिक विद्यालयों के लिए अध्यापकों के लिए अलग अलग विषयों में अलग अलग सीटें निर्धारित किया गया है, जिसके आधार पे आप यहाँ पे देख रहे हैं। हिंदी के लिए 1416 यूआर कैटेगरी में, यूआर महिला 787, ईडब्ल्यूएस 392, ईडब्ल्यूएस 150, ईबीसी 626, ईबीसी महिला 359, पिछड़ा वर्ग 432। इसी तरीके से अलग अलग कैटेगरियों में टोटल कुल 10 विषयों के लिए हाई स्कूल के लिए ये स्टेट जो आयोजित की गई थी, ये स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आवेदन यहाँ पे लिए जाएंगे। हिंदी है, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी और बांग्ला। इसी प्रकार से अन्य अभ्यर्थियों के बारे में चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या। अब यहाँ पे +2 के लिए है कि +2 के लिए टोटल सीटों की संख्या कितनी है, उनके लिए क्या क्या तिथियाँ रखी गई है। तो +2 के लिए जो है अलग अलग विषयों में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिकी, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र,
इसी तरीके से अन्य बहुत ढेर सारे जो सब्जेक्टेज हैं, जैसे कि राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इंटरप्रेन्योरशिप, जो ये तीनों शाखाएं कॉमर्स की हैं, इसकी हो गई। और इसी के साथ साथ अरबी, बंगला, भोजपुरी, कंप्यूटर विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, मगही, मैथिली, पाली, फारसी, प्राकृत, संस्कृत और उर्दू जैसे 30 विषयों में +2 के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। यानी कि +2 टीचर बनने के लिए कुल 30 विषयों में परीक्षाएं आयोजित की जाएगी अलग अलग विषयों में। हाई स्कूल के लिए कुल 10 विषयों की परीक्षाएं ली जाएगी। इस और +2 के टीचर को कुल 32,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा, प्रारंभिक जो बेसिक सैलरी होगी। ये सब सारी इन्फॉर्मेशन है। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग कुछ जो विशिष्ट सूचनाएं हैं कि प्राथमिक विद्यालय की मूल कोटि के जो विद्यालय अध्यापक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध, यानी कि आयोग की वेबसाइट पर अलग से भी कैटेगरी वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी सीटों की विवरण उपलब्ध कराया गया है कि किन सीटों में किस कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें हैं। इन विज्ञापित रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है यानी प्रोबेशनल है, ये संख्या घट और बढ़ भी सकती है। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कही गई है कि यदि कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो किसी विषय की परीक्षा एक से अधिक पालियों में भी आयोजित किया जा सकता है। जैसा कि आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रहा था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन का, उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में आयोजित करें, लेकिन किसी कारणवश यदि ऐसी हो जाता है कि किसी ज़रूरत पड़ा तो किसी हम सब्जेक्टों में परीक्षाओं को 2 शिफ्ट में ले सकते हैं। विद्यालय अध्यापक पद के लिए नियुक्ति हेतु जो अनिवार्य अर्हता है वो उसमें सबसे पहला है कि वो भारत का नागरिक और बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। जी हाँ, बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। दूसरा है कि यह जो विद्यालय अध्यापक के पद होगा उसके लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी के द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक और प्रशिक्षणिक योग्यता धारित करता हो, जो कि मुख्य रूप से संप्रति निम्न प्रकार से है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि विद्यालय अध्यापक की कक्षा 1 से 5 के लिए जो शैक्षणिक और प्रशिक्षणिक योग्यता है उसके लिए वही है कि DLED होना चाहिए, वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, +2 के साथ DLED या न्यूनतम 45% अंकों के साथ इंटरमीडिएट और साथ में DLED हो, अथवा 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, साथ में 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक यानी कि BLED, या 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में B.Ed होना चाहिए, यानी कि स्नातक और 50% अंकों के साथ और शिक्षा में स्नातक। इस तरीके से यह अलग अलग आधारों पे अलग अलग योग्यताएं 1 to 5 के लिए निर्धारित की जाएगी। इसमें कुछ परंतुक भी दिया गया हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई विद्यार्थी जो एनसीटी के नाम्स के अनुसार अगर 1 to 5 में जा रहा है और B.Ed किया हुआ है या BLED किया हुआ, इंटीग्रेटेड किया हुआ है, तो उसे 6 महीना के अंदर ब्रिज कोर्स कर लेना होगा और इन ब्रिज कोर्स के लिए विभाग के द्वारा 6 माह का सवैतनिक अवकाश भी दिया जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कही गई है उसके बारे में। 9 से 10 तक के लिए बनने के लिए, जैसा कि आप पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं कि इन सब सारी चीज़ों के लिए योग्यताएँ अलग अलग क्या क्या निर्धारित की गई थी। इन सारी चीज़ों के लिए हो था कि अगर आप 9th और 10th के लिए यानी कि हाई स्कूल टीचर बनने के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास शैक्षिक योग्यता के रूप में उस विषय समूह में या उस विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर होने चाहिए और साथ ही साथ एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से आप B.Ed उत्तीर्ण होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं और हाँ, ये जो 50% का जो बातें कही गई है ग्रेजुएशन के लिए, उसके लिए SC और ST कैटेगरी के लोग बच्चों के लिए कैंडिडेट के लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। वो चाहे SC हो, ST हो, EBC हो, BC हो, दिव्यांग हो, ऐसे लोगों के लिए 5% की छूट दे दिया गया है। 9th 10th के लिए विषयवार जो नियुक्ति की बातें कही गई है उसके लिए जो योग्यताएँ निर्धारित की गई है। मैथमेटिक्स के लिए कहा गया है कि कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, भौतिकी में, गणित में या सांख्यिकी में या रसायन में किसी 2 विषय में कम से कम स्नातक स्तर पर पढ़ा होना चाहिए, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक हो यानी कि B.Tech किया हुआ हो और गणित की विशेषज्ञता रखता हो तो वह भी व्यक्ति
मैथमेटिक्स के टीचर बन सकते हैं। यानी जो बीटेक किया हुआ कैंडिडेट है और जिसने गणित में स्पेशलाइजेशन रखा है अपने बीटेक के पाठ्यक्रम में, वह भी और ट्रेनिंग किया हुआ है, वह भी यहाँ पे साइंस मैथमेटिक्स के टीचर बन सकते हैं। साइंस के लिए कहा गया है कि स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान यानी प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा रसायन शास्त्र विषय में पठित होना चाहिए। और यदि वह इंजीनियरिंग किया हुआ है तो बीटेक है तो विज्ञान की यदि विशेषज्ञ हासिल की है तो विज्ञान में चला जाएगा। सामाजिक विज्ञान के लिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण समझने वाली बात आ जाती है कि स्नातक स्तर पर सहायक का प्रतिष्ठा किसी में भी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में से किन्हीं 2 विषय में उन्हें उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य रूप से होने चाहिए। भाषा से संबंधित के लिए है कि भाषा विषय के जो भी शिक्षक बनेंगे माध्यमिक स्तर पे, उन्हें उस भाषा स्तर पे स्नातक स्तर पे पठित होना अनिवार्य होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। 11th 12th के लिए अलग अलग हो गया, वहीं कि जिस विषय में आप हो उस विषय में 50% के अंकों के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए, साथ में बीएड किए होने चाहिए। अलग अलग समय पर यदि कुछ संस्थाओं के द्वारा छूट दिया गया है तो ये छूट भी मान्य होंगे। आइए अब यहाँ कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित चीज़ों को समझ लेते हैं। कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं जो कि बाद में लेटर भी जारी करके दिया गया था कि इनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ ये स्नातक हों तथा साथ में 2-1 से ए लेवल कोर्स किए हुए हैं और किसी विषय में स्नातकोत्तर भी हों। इसी तरीके से अन्य बहुत सारी योग्यताएं इनके बारे में दिया गया है, इसका डिस्कशन कर लेना चाहिए, उसके बारे में देख लेना चाहिए ये और उसके आधार पर आवेदन कर सकते हैं। हाँ, एक बात इनके लिए महत्वपूर्ण है कि इनके लिए ट्रेनिंग कंपलसरी नहीं है, इनके लिए योग्यता होना अनिवार्य होना नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता होना अनिवार्य नहीं है। अब आगे संगीत विषय में यहाँ भी यही चीज़ें हैं, यही प्रावधान यहाँ भी रखा गया है, इनके लिए भी ट्रेनिंग होना कंपलसरी नहीं है, वे अपने सब्जेक्ट में होने चाहिए। कॉमर्स से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट है यहाँ पे कि कक्षा 11 से 12 वाणिज्य विषय या संकाय में विद्यालय अध्यापक पद हेतु पात्रता की जो परीक्षा है उसके लिए कहा गया कि वाणिज्य संकाय में 3 विषय क्रमशः ईपीएस, अकाउंटेंसी एवं बिजनेस स्टडी में नियुक्ति की जाएगी। इस हेतु वाणिज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी तीनों विषयों में से किसी एक विषय में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे और आवेदन कर सकते हैं। परंतु ईपीएस अथवा अकाउंटेंसी अथवा बिजनेस स्टडी जो पुराने में समय में जो 2011 की एसटीटी की एग्जाम दिए थे उसमें अगर कोई पास है तो उसी अभ्यर्थी उसी सब्जेक्ट में आवेदन कर सकते हैं। अब आगे चर्चा किया गया है कि जो इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम के हैं यानी शैक्षणिक और प्रशिक्षणिक प्रमाण पत्र हैं वे किसी केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड से पास होने चाहिए। किसी केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधिनियम से गठित विश्वविद्यालय या यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। एनसीटी के द्वारा प्राप्त मान्यता प्राप्त संस्थान से उनके ट्रेनिंग कोर्सेज होने चाहिए। ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे चर्चा किया गया है। अब पात्रता परीक्षा के बारे में स्पष्ट किया गया है कि राज्य द्वारा सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आयोजित की गई शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसे प्राथमिक शिक्षकों के लिए सीटेट पेपर 1 अथवा बीटेट पेपर 1 पास होने चाहिए, माध्यमिक के लिए एसटीटी पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए और उच्चतर माध्यमिक के लिए एसटीटी पेपर 2 क्वालिफाई होना अनिवार्य है। यानी कि अगर प्राथमिक के लिए कोई कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं तो उनके लिए सीटेट पेपर 1 में या बीटेट पेपर 1 में कंपलसरी रूप से पास होना चाहिए। इसी तरीके से अगर कोई हाई स्कूल शिक्षक बनना चाहता है तो उसे एसटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। इसी तरह कोई +2 बनना चाहता है शिक्षक तो उन्हें एसटीटी पेपर 2 क्वालिफाई होना कंपलसरी है। परंतु में यह बताया गया है कि यह पुराने शिक्षकों को इसका लाभ मिल रहा है, यानी कि ऐसे शिक्षक जो 2012 से पहले के नियुक्त हैं उन लोगों के लिए और दक्षता परीक्षा पास हैं ऐसे लोगों के लिए टीईटी की परीक्षा अनिवार्य नहीं है। अब देखिए जो एक महत्वपूर्ण बात निकल करके अभी आ रही थी और बहुत सारे अभ्यर्थियों की यह डिमांड भी थी आयोग से, जिसके कारण आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए एक नोट यहाँ पर दिया हुआ है कि शिक्षक प्रशिक्षण की वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हों, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो गए हों, यानी कि शैक्षणिक योग्यता धारण कर रहे हैं, यानी कि उनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन या पीजी है, इसके साथ साथ वो पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण कर लिए हुए हैं और उनका शिक्षक का प्रशिक्षण भी पूरा हो गया हो, लेकिन वे परीक्षा में अभी सम्मिलित हो रहे हैं या उनका रिजल्ट आना बाकी है। ऐसे लोग भी
आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन उनकी 31/8/2023 तक पूर्ण हो जाए। यानी कि जो भी 2021-23 बैच की अपेयरिंग विद्यार्थी हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं हो सका है या एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम हो चुका है लेकिन रिजल्ट नहीं आया है, वैसे अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। लेकिन उनके कट ऑफ डेट रखा गया है कि 31 अगस्त 2023 तक उनके एग्ज़ाम पूरे हो जाने चाहिए। रिजल्ट आना ज़रूरी नहीं है लेकिन एग्ज़ाम हो जाना ज़रूरी है। ये सब सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे फिर देखते हैं कि वर्ग से 1 से 5 के बारे में किया गया। आयु सीमा के बारे में देख लेते हैं। आयु सीमा के लिए जो कट ऑफ डेट रखी गई है वह निर्धारित किया गया है 1/8/2023। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, प्राइमरी शिक्षकों के लिए 18 साल यानी कि 18 साल, हाई स्कूल और +2 के लिए अलग अलग है। हाई स्कूल और +2 के लिए 21 साल और प्राइमरी के लिए 18 साल मिनिमम कट ऑफ एज होना चाहिए। जहाँ मैक्सिमम की चर्चा की जा रही है तो मैक्सिमम 37 ईयर्स यानी 37 साल होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए। ईबीसी या ओबीसी या अन्य महिला जो है इन सभी के लिए 40 साल होना चाहिए। एससी एसटी के लिए चाहे पुरुष हो या महिला उनके लिए 42 साल होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें हैं। सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 60 वर्ष के लिए। हाँ, यहाँ पे उन लोगों को उम्र सीमा में छूट दी गई है जो नियोजित शिक्षक है, उनके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं रखा गया है, यानी कि वो 60 साल तक परीक्षा में बैठ सकते हैं। और यह जो एज की गणना की जाएगी वह उसी आधार पर की जाएगी 1/8/2023 के आधार पर। इसके अलावा जो इसके पहले पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं ऐसे अभ्यर्थियों को 10 सालों की छूट भी दी जाएगी। चलिए आगे आते हैं, चयन की प्रक्रिया के बारे में देखते हैं। मुख्य रूप से चयन की प्रक्रिया क्या है, तो चयन की प्रक्रिया जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एक रिटेन एग्ज़ाम लिया जाएगा, उस रिटेन के आधार पर ही चयन प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। चयन प्रक्रिया में यहाँ लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षा के आधार पर होगी और इसी लिखित परीक्षा के आधार पर ही शिक्षकों की मेरिट तैयार किया जाएगा और उनकी नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए पाठ्यक्रम का संरचना दिया गया है। परीक्षा का संरचना किस प्रकार से होगी, हालांकि आप पहले में इसको जान चुके हैं, देख चुके हैं कि परीक्षा का इनकी प्रक्रिया क्या होगी, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया, फेरबदल किया गया है। प्रश्नों की जो संख्या है उसमें कटौती की गई है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट जो है भाषा है, अर्हता है, जिसमें प्रश्नों की टोटल संख्या 100 होगी। भाग 1 से 25 और भाग 2 से 75। भाग 1 से जो 25 प्रश्न होंगे वह प्रश्न होंगे इंग्लिश की, जो सभी के लिए कॉमन होगा। भाग 2 से 75 प्रश्न होगा जिसमें हिंदी भाषा, उर्दू, बांग्ला तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। इस पत्र का हर्तांक दोनों भाग के मिलाकर कम से कम 35% होना चाहिए, जैसे कि यहाँ 30% होना चाहिए, जैसा कि यहाँ चर्चा किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यानी कि 25 इंग्लिश पूछे जाएंगे, 75 हिंदी पूछे जाएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन 100 प्रश्न में से कम 30 प्रश्न आपके सही होने चाहिए और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा और ये केवल क्वालिफाइंग है, यानी कि इसका मेरिट से कोई विशेष मतलब नहीं है। हाँ, यह पेपर अगर जो विद्यार्थी पास नहीं करता है उसके लिए फिर आगे की कॉपी चेक करना किसी काम का नहीं है, क्योंकि वह क्वालिफाइंग नहीं हुआ इस पेपर में तो वह शिक्षक नहीं बन सकता है। आगे अब आते हैं जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन। यह किसके लिए है, इसके लिए 120 टोटल नंबर ऑफ प्रश्न हैं। प्रश्नों की संख्या 20, समय 2 घंटे और 120 मार्क्स के, यानी कि जैसा आप अभी देख रहे थे इससे पहले 150 क्वेश्चन थे, अब यह घटा कर 120 कर दिया गया है। समय भी आपके लिए 2 घंटे हैं। जीएस का पाठ्यक्रम है प्राथमिक शिक्षकों के लिए। इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक परीक्षा यानी रीजनिंग, सामान्य जागरूकता यानी कि करंट अफेयर से संबंधित चीज़ें, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, इतने तथ्य पूछे जाएंगे। यानी मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, इन सब सारी चीज़ों से जीएस में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा सामान्य अध्ययन में प्राथमिक विद्यालय के जो पाठ्यक्रम है SCERT से संबंधित, उसी से संबंधित सवाल भी बने।
आयोग ने इस विज्ञापन में यह क्लियर कर दिया है, खोल करके आपको पाठ्यक्रम नहीं बताया है, चीज़ें क्लियर नहीं किया है, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया है कि एससीईआरटी लेवल के द्वारा जो भी पाठ्यपुस्तकें कक्षा 1 से 5 तक के पढ़ाए जा रहे हैं, उन्हीं पाठ्यपुस्तकों के आधार पर इसमें प्रश्न पत्र को तैयार किया जाएगा। अब आते हैं हाई स्कूल के लिए विषय एवं सामान्य चीज़ों के लिए, माध्यमिक शिक्षकों यानी 9th 10 के, इनके लिए भी पेपर 2 भागों में होगा, भाग 1 और 2। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, समय 2 घंटे और 120 मार्क्स। पहले यही प्रश्न पत्र इनका 150 मार्क्स का था, जिसको घटा करके 120 कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं 120 में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। इसमें 2 भाग कर दिए गए हैं 120 में, भाग 1 80 और भाग 2 40। इसमें भी यह चीज़ें निर्धारित किया गया है कि किस तरीके से विद्यार्थियों की हम क्षमता का पहचान कर सके। पेपर 1 में विषय से संबंधित है, यानी 80 प्रश्न विषय से पूछे जाएंगे। इन सभी विषय जो 10 विषयों में एसटीईटी उत्तीर्ण करने के पास बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा हाई स्कूल टीचर के लिए, इन 10 विषयों में से किसी एक विषय का आप चयन करेंगे। अब आते हैं भाग 2 पे चर्चा करते हैं। भाग 2 में कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 अंकों के होंगे, और इसमें मुख्य रूप से जीएस की तरह ही है जैसे प्राथमिक में है कि इसमें, लेकिन इसका स्तर माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुरूप हो जाएगा। इसमें मुख्य रूप से प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, इन सब सारी चीज़ों से पूछे जाएंगे। अब आइए देखते हैं लास्ट जो इस भर्ती परीक्षा का महत्वपूर्ण विषय है, +2 टीचर की बहाली के बारे में। इनका भी वही सेम फॉर्मेट रखा गया है, 80 सवाल बनेंगे सब्जेक्ट से और 40 सवाल बनेंगे जीएस से संबंधित होंगे। समय भी 2 घंटा, यानी कि इनके भी समय में कोई किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन में कटौती किया गया है। जो 150 प्रश्न 120 मिनट में बनाने होते थे, अब उन्हीं 120 प्रश्न को ही 120 मिनट में हल करना है। यहाँ पे आपको डिस्कस किया गया है कि यह जो प्रश्न पत्र होगा 2 भागों में होगा। भाग 1 में विषय है, विषय में जो आप 30 विषय देखे हैं, उस 30 विषयों में से किसी एक विषय का चयन करेगा अभ्यर्थी, और इनका जो सिलेबस होगा यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या एनसीईआरटी के से संबंधित होगा। इनके प्रश्नों का जो स्तर होगा वह ग्रेजुएशन स्तर के होंगे, उसके आधार पर सवाल बनेंगे। पेपर 2 एक जीएस पेपर है, सामान्य अध्ययन का पेपर है। इसमें उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित सवाल होंगे, जिसमें मुख्य रूप से प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, यानी कि जो एसटीईटी में पूछा जाएगा उसी तरीके से सारी चीज़ें इसमें +2 में हाई स्कूल की तरह ही पूछे जाएंगे। इसमें सीधे दिया हुआ है कि एमसीक्यू एग्ज़ाम लिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग होंगे, लेकिन कितने निगेटिव होगा यह नहीं दिया हुआ है। क्वालिफाइंग मार्क्स भी निर्धारित कर दिया गया है कि सामान्य वर्ग को कम से कम 40%, यानी निगेटिव मार्किंग भी है और 40% अंक भी लाना जरूरी है। पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5, ईबीसी के लिए 34, SC/ST के लिए और अन्य महिलाओं, जनजाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। अभ्यर्थी एक ही विषय का चयन कर सकते हैं जिस विषय में उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया है। यदि अभ्यर्थी एक या एक से अधिक विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए हैं तो उस स्थिति में अभ्यर्थी किसी एक ही विषय का चयन कर सके। यह एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि यदि कोई ऐसा अभ्यर्थी हो जो एसटीईटी यानी कि हाई स्कूल के एसटीईटी या +2 के एसटीईटी में एक से अधिक विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ है तो वह किसी एक ही विषय में आवेदन कर सकता है, एक से अधिक विषय में आवेदन नहीं कर सकता है। चलिए आइए साक्षात्कार की बात आती है। साक्षात्कार इसमें नहीं लिया जाएगा। इस भर्ती परीक्षा के दौरान डायरेक्ट उस पर्ची परीक्षा के आधार पर ही बहाली कर दिया जाएगा। मेधा सूची का निर्धारण कैसे होगा? लिखित परीक्षा परिणाम के आधार पर ही आयोग सफल अभ्यर्थियों की एक औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा, उसी के आधार पर ये सब सारी चीज़ें तैयार की जाएगी। अब आगे आते हैं बात को, अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय ही विज्ञापन में यदि एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो पहले ही ये निर्धारित कर देंगे प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं। यानी +2 के लिए अगर कोई अभ्यर्थी आवेदन दे रहा है और हाई स्कूल के लिए और प्राइमरी के लिए भी दे रहा है तो उसे प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि वो प्राइमरी को प्रेफरेंस देना चाह रहा है कि
+2 क्योंकि हाई स्कूल को, और जिसको वो प्रेफरेंस देगा, जिसके आधार पर अगर उसके प्रेफरेंस के आधार पर उसका सिलेक्शन हो जाता है तो शेष नीचे के जो पद होंगे उसके लिए उसका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा, केवल वो उसी पद पर सेलेक्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही अभ्यर्थी तीनों कैटेगरी में, तीनों विषयों में परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए और किसी एक में ज्वाइनिंग करे तो 2 सीटें खाली रह जाए, ऐसी चीज़ें यहाँ पे नहीं होगी। अब आइए आगे देखते हैं। वहीं सब सारा चीज़ है कि मेधा सूची के अनुसार ऊपर से सफल भर्तियों की अधिमानता चीज़ तैयार किया जाएगा, और इसके बाद इनके जो सफल अभ्यर्थी होंगे ये जिलों के लिए भी फिर प्रेफरेंस देंगे। इनसे प्रेफरेंस लिया जाएगा कि किस जिला के लिए प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं, उनके मेरिट और प्रेफरेंस के आधार पर उनके जिला का आवंटन किया जाएगा। फिर इसके बाद इनकी लिस्ट जिलों को भेज दी जाएगी और जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा वहाँ पे इनकी नियुक्ति और पदस्थापन कराया जाएगा। वहाँ भी अगर किसी विद्यालय में जो है, वहाँ भी विद्यालय को भी मेरिट के आधार पर इनको चॉइस करने का मौका दिया जाएगा और उसी के आलोक में इनको दिया जाएगा। हाँ, किसी विद्यालय में जहाँ पे आप चॉइस किए हुए हैं उस विद्यालय में यदि सीटें रिक्त नहीं है या आपको नहीं मिल पा रही है तो ऐसी परिस्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा आपको किसी भी विद्यालय में पदस्थापित किया जा सकता है। अन्य जो महत्वपूर्ण निर्देश है ये उसको भी देख लेते हैं। कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार ही परीक्षा में भाग ले सकता है। यह एक महत्वपूर्ण चीज़ है। यानी यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो 3 बार से अधिक आपको मौका यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। आयोग द्वारा दी गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं माना प्रदान होगा जब तक कि आवश्यक प्रमाण पत्रों की जाँच प्रशासकीय विभाग के द्वारा यानी शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं कर लिया जाता है। आयोग केवल विज्ञापित में ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो भी अभ्यर्थी ने अपनी घोषणा किया है उसी आधार पर वह उम्मीदवारी का मूल्यांकन करेगा। इन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत जो सूचना है वो वेबसाइट पर दिया गया है। आरक्षण यानी कि आरक्षण जिस आप आरक्षित कैटेगरी के हैं उसके सर्टिफिकेट बने होने चाहिए, उसी सर्टिफिकेट के आधार पर ही होगा। यदि आप SC ST OBC EBC या EWS किसी भी कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट और साथ में साथ बिहार राज्य का स्थायी निवासी का सर्टिफिकेट होने चाहिए। ये सब सारी चीज़ें महिलाओं के लिए एक मुख्य चीज़ है कि महिलाओं के लिए जो भी जाति उनका बनेगा वह पिता के एड्रेस से और पिता के नाम से बनेगा, न कि पति के नाम से या पति के एड्रेस से बनेगा। यह एक महत्वपूर्ण चीज़ है। EWS के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ जो यहाँ पे दिया गया है उनके लिए यह चीज़ है कि उनका 2022-23 के EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सब सारी चीज़ें दिव्यांगता के लिए है कि दिव्यांगता का प्रमाण पत्र उनके पास होने चाहिए। सब सारी चीज़ें दिया गया है। यही सब सारी चीज़ें यहाँ पे मुख्य रूप से है। इसके अलावा कुछ ये भी चीज़ें दिया गया है कि अभ्यर्थियों को जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए BPSC बुलाएगा तो इनके लिए क्या क्या चीज़ें लेगा, तो वहाँ पे मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र लिया जाएगा। विज्ञापन की कंडीशन का आचार के अनुसार शैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता परीक्षा, दक्षता परीक्षा, ये सब सारी चीज़ें जो उत्तीर्ण है उसका प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र, EBC BC या जो भी कैटेगरी के बच्चे हैं उनसे जाति प्रमाण पत्र। इसके अलावा अनुसूचित जाति के लोगों के लिए जाति और स्थायी निवास का प्रमाण पत्र, EWS के लोगों के लिए EWS प्रमाण पत्र, दिव्यांगता से संबंधित के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र। इसके अलावा भूतपूर्व जो सैनिक है या स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं, ये सब जो चीज़ें हैं उनके लिए वो सब सारे प्रमाण पत्र लिया जाएगा। कोई जो आज के समय में वर्तमान शिक्षक हैं जो आवेदन कर रहे हैं उनसे लिए NOC लिया जाएगा। इसके अलावा फ़ोटो युक्त पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड, 2 फोटो, लिखित परीक्षा के दौरान भरे गए एवं डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र की प्रति, लिखित परीक्षा के लिए निर्गत एडमिट कार्ड, ये सब सारी चीज़ें आपसे BPSC परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मांगेगा। इसलिए ऐसे सारे कागजातों को अभी ही सुरक्षित बना करके रख लें जिससे कि आप भविष्य में परेशान नहीं हों। प्रमाण पत्रों की जो जांच है वह शिक्षा विभाग करेगा। शिक्षा विभाग समय समय पर करेगा। यदि किसी का सर्टिफिकेट कोई जाली पाया जाता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज कर अन्य कार्रवाई करेगा। अब आती है महत्वपूर्ण यहाँ पे बात जो है वह है शुल्क के बारे में कि परीक्षा के लिए क्या शुल्क निर्धारित किया गया है। देखिए यहाँ पे जो परीक्षा का शुल्क है वह अलग अलग जाति के लिए है। सामान्य भर्तियों के लिए 750, SC ST के लिए 200 रुपये, आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए 200 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये, अन्य सभी उम्मीदवारों के 750 रुपये। इसके अलावा प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त लिए जाएंगे, यानी कि उनकी बायोमेट्रिक जाँच के लिए लिए जाएंगे। हाँ, यदि कोई अभ्यर्थी
आवेदन पत्र के दौरान, आवेदन पत्र भरने के समय अपने आधार कार्ड को आधार नंबर देते हैं, उसको डिटेल्स को शेयर करते हैं, तो फिर इनके जो 200 रुपये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं वे नहीं लिए जाएंगे। इसके अलावा बैंक चार्ज अलग अलग बैंकों के द्वारा लिया जा सकता है आपसे, जो बैंक चार्ज होंगे वो बैंक चार्ज भी आपको देना पड़ेगा। आवेदन पत्र प्रारंभ करने की जो महत्वपूर्ण तिथि है वह है 15 जून, यानी 15 जून से आवेदन पत्र लिया जाएगा आप लोगों से। 15 जून से आपका आवेदन पत्र स्टार्ट हो जाएगा और इसकी जो अंतिम तिथि है वह है 12 जुलाई। 15 जून से प्रारंभ होगा और 12 जुलाई तक लगभग 4 सप्ताह पूरा समय आप लोगों को मिल रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि सभी अभ्यर्थी प्रारंभ में ही जल्द से जल्द अपने फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, अंतिम डेट का इंतज़ार नहीं करेंगे। साथ ही आप आवेदन करने के बाद किसी भी प्रकार की हार्ड कॉपी आपको बीपीएससी को नहीं भेजना है। ये भी ध्यान में रखना है कि कोई भी हार्ड कॉपी बीपीएससी को भेजने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस डेट तक जो आप आवेदन कर रहे हैं या विज्ञापन की जो लास्ट डेट है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, यानी 12 जुलाई तक आपके पास सारे रिकॉर्ड्स होने चाहिए। और केवल एक रिकॉर्ड्स को छोड़ करके वह है प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, यानी कि जो डीएलएड बीएड के 2021-23 के विद्यार्थी हैं उन लोगों के पास केवल इनके अपने पास आउट होने का बीएड और डीएलएड ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं होगा, मार्कशीट नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन अन्य जितने भी प्रमाण पत्र वो सब सारे उनके उपस्थित होने चाहिए। इसके अलावा एक सूचना दी गई है कि जो आवेदन पत्र भरने के लिए, आवेदन के लिए कौन कौन से कॉलम होंगे, कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, इसके लिए विस्तृत जो दिशा निर्देश है वो फॉर्म जब भी आएगा उसी के साथ उसका दिशा निर्देश भी आ जाएगा। इसके अलावा फॉर्म को भरने के लिए एडिट का भी ऑप्शन होगा, आप चाहें तो चीज़ों को एडिट कर भी सकते हैं। यदि आप किसी को गलत आवेदन कर दिए हैं, उसको दोबारा आवेदन करना चाहते हैं तो पहले उस आवेदन को कैंसिल कीजिएगा, इसके बाद आप दूसरा आवेदन उसी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो फीस आप पेमेंट कर देंगे उस फीस को दोबारा रिटर्न नहीं किया जाएगा। यही सब सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। ये सब जो प्रमुख बातें थी ये सब सारी चीज़ें हो गई। अंतिम रूप से फॉर्म सबमिट करके बीएससीबी के लिए भेज देना है। और इसमें यह भी अपेक्षा किया गया है कि आप फॉर्म को प्रविष्टियाँ जो है सावधानीपूर्वक भरें। तो यही मुख्य बातें रही जिसको आपने देखा कि विज्ञापन की प्रारंभिक तिथि 15 जून से है, लास्ट डेट 12 जुलाई है, फीस 750 रुपये निर्धारित किया गया है, अन्य कैटेगरी वाइज फी को छूट रखा गया है, तथा साथ ही साथ अपेयरिंग के लोगों को बीएड डीएलएड अपेयरिंगों को भी मौका दिया गया। शेष सूचनाएँ लगभग वही है, सेम टू सेम जो पहले आप देख चुके हैं। इसके अलावा कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइज और सीटें और कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट वाइज सीटें भी अलग अलग बीपीएससी ने अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है सूची के अनुसार। इसको फिर हम लोग पिछले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें, जिससे कि उन्हें इस बीपीएससी शिक्षक बहाली से संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।